नमस्कार, मैं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज़। देखिए, चुनावी चर्चा के छठे संस्करण में आपका स्वागत है। इधर कुछ ऐसी घटनाएं घटीं जिन पर आपसे बात करना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी चीज़ें आप देख चुके होंगे, सुन चुके होंगे, लेकिन मैं अपने तरीके से उसका विश्लेषण करता हूँ। यहाँ न्याय व्यवस्था ने एक बहुत बढ़िया कार्य किया, जो एक सत्यवादी नेता को जेल से पैरोल पर बाहर किया। ये बहुत आवश्यक था देश के लिए, क्योंकि ये तानाशाही जो है देश में निरंतर बढ़ती जा रही है मोदी और अमित शाह की। आप सोचिए कि एक ऐसा नेता, मैं तो यहाँ तक मानता हूँ भाई कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के बाद अगर कोई राजनेता, वो तो राजा थे, अब इस कलयुग में अगर कोई राजनेता पूर्णतया सत्य बोलता है तो वो यही हैं। एकमात्र है पूरे भारत में, बाकी के सब कॉपी कट कॉपी पेस्ट कहना चाहिए एक तरीके से, इन्हीं का अनुसरण करते हैं। ठीक है, देखिए, धर्म की बात करते हैं, हिंदुओं की भी बात करते हैं, मुस्लिमों की भी बात करते हैं, आरक्षण की भी बात करते हैं, सब पर समानता के अधिकार की भी बात करते हैं, और ये जो कहते हैं वो करते हैं। देखिए, अन्ना हजारे के आंदोलन से इन्होंने अपना कार्य शुरू किया और तब से लेकर आज तक राजनीति में हमेशा सत्य ही बोलते रहे हैं। अगर ये केजरीवाल हैं तो सच में मैं भी केजरीवाल हूँ, मैं भी केजरीवाल हूँ। इसके दूत को जो इसके अंदर का भरा हुआ सच था, जो बाहर नहीं निकलने पा रहा था, उसको मोदी और अमित शाह दबाए दे रहे थे। अब इनके जेल से बाहर आने से वो चीज़ें बाहर आएंगी। अब इससे खतरा किसको है? अमित शाह और मोदी को बिल्कुल है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या खतरा है? कांग्रेस को। देखिए, पूरे भारत में एकमात्र जो है नेता थे राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी, चलिए अभी केजरी जी के ऊपर अभी बाद में आते हैं। पहले ज़रा राहुल जी का भी विश्लेषण कर लिया जाए, क्योंकि राहुल जी के एक मित्र हैं फॉरेन वाले, जो सैम पित्रोदा, उनको एक तरीके से यार पितरों का 14 कहना चाहिए, पितरों का 14, क्योंकि ये व्यक्ति किसी का नहीं है। कैसे? देखिए, इसने हमारे देश के चारों हिस्सों को, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में इसने क्या कहा। कोई अरब का लगता है, कोई कहीं का लगता है, कोई कहीं। मैं अपने देश के किसी भी निवासी को इस प्रकार से परिभाषित नहीं कर सकता, और इसने परिभाषित किया तो मैं अब इसको ही परिभाषित करता हूँ। जरा इसके सुंदर से मुखड़े से को देखिए ध्यान से। इसकी जो फ्रेंच कट दाढ़ी है, देखिए, दाढ़ी का कलर, बाल का कलर, आईब्रोस का कलर, इसके चेहरे का कलर से कैसा फील होता है। यह दाढ़ी और मूंछ से लगता है कि इसके पिताजी फ्रांस के रहे होंगे। बालों से लगता है इसके पिताजी हो सकता है ब्रिटिशर्स हों या कोई साइंटिस्ट हों। बाहों से लगता है कि इसके पिताजी हो सकता है नाइजीरियन हों। चेहरे की त्वचा से लगता है कि ये मंगोलियन है। विचारों से, और जो ये हरकतें करता है, जो ये बोलता है, जो ये हगता है, उससे लगता है ये आईएस का एक प्रतिनिधि है, जो भारत के बाहर बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। देखिए, ये व्यक्ति तो अपने बाप का भी नहीं है। कैसे? इसके पूज्य पिताजी ने इसका नाम रखा था सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। इसका ना सत्य से वास्ता है, ना इसका नारायण से कोई वास्ता है, ना इसका कोई गंगा से लेना देना है, ना इसका कोई राम से लेना देना है। ये सत्य का भी विरोधी, नारायण का भी द्रोही, गंगा का भी द्रोही, और ये राम का भी विरोधी। इसने क्या किया? SA और आखिर का M लेके ये सैम पित्रोदा हो गया, यानी सैम पित्रोदा 14 है। ऐसे व्यक्ति, खैर अब सुना तो यही गया है कि कांग्रेस से ये बाहर हो गए हैं, लेकिन इसमें और मणिशंकर, हाँ देखिए, बातों बातों में मणिशंकर अय्यर की बात आ गई। मणिशंकर अय्यर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पाव पाव भर के बम, एटम बम डराते हैं। वो कहता है पाकिस्तान के पास भी बम है। यही फारूक अब्दुल्ला भी तो बोलता है कि पाकिस्तान से बात करो, उसके पास बम है। वो पाव पाव भर के बम अब तक तो बकरवास हो गए होंगे। और एक हमारे यहाँ कहावत कही जाती है यार, शरीर के विषय में,
कि वो जितने बढ़ेंगे, चाहे जितना बड़े हो जाएं, वो नीचे ही रहेंगे, वो बढ़ के भी ऊपर नहीं आते हैं। समझ गए? बाप बाप होता है। तो पाकिस्तान के पास एटम बम है, उसकी बना लो बत्ती मणिशंकर अय्यर और उसको स्थान विशेष में रख लो, क्योंकि वो फटने वाला है नहीं, तो तुम आराम से उसको स्थान विशेष में रख सकते हो। अच्छा, अब इनकी बात हुई, बात पप्पू भाई की। उनके तो कुछ कहने ही नहीं है, उनके तो मिजाज ही अलग हैं। लेकिन उनकी बहन प्रियंका जी, देखिए मैं इस पर ये लगा रहा हूँ, आप देखिए, इनको कविता नज़र आती है कि रायबरेली की बछरावा विधानसभा सीट, बछरावा में मेरे एक मित्र भी हैं, सीनियर है मुझसे, लेक्चरर हैं, तो उनसे भी पूछा मैंने, तो उनके बारे में क्या बताऊं। तो जब बछरावा में ये एक सभा कर रही थी तो वहाँ पर अंधेरा था, लाइट नहीं थी, तो भीड़ ने रोशनी का जो है ठेका अपने हाथ में ले लिया। कैसे? ये तो आप देखते होंगे आजकल, वो मोबाइल निकाल के उसकी टार्च लाइट जला के सब दिखाते हैं। तो इन्होंने लिखा कि उस जो जब भीड़ ने रोशनी की जिम्मेदारी ली तो प्रियंका गांधी जुगनू की तरह, अरे यार लाइट हाउस बोल देते, मरकरी बोल देते, जुगनू दिन में तो दिखेगा नहीं, रात में चलो वो दिख भी गई, दिन में क्या करोगे, जुगनू तो तुम्हारा गायब हो जाएगा। और इसको, इस व्यक्ति को कविता लग रही है। इसमें कविता जैसा क्या है? पहली बात। दूसरी बात, बछरावा की स्थिति ऐसी क्यों है कि तुम्हारे बाप दादा परदादा नाना पता नहीं कौन कौन तुम्हारे खानदान के रिश्ते में इसी रायबरेली सीट पर लड़ते रहे हैं और रायबरेली का इतना भी उत्थान नहीं कर पाए हैं कि बछरावा ये सेलेक्ट करते हैं ऐसी जगहों को, जानबूझ करके ऐसा वातावरण बनाते हैं। जब यार तुम 75 सालों में वहाँ लाइट नहीं पहुँचा पाए हो, तुम्हारी अम्मा की सीट है वो भी वहाँ से भाग गई। अब वो भाग कर राज्यसभा, उनको ही पता था कि पिछले बार बेटा हारा था, अब की अम्मा हारेंगी। रायबरेली वालों से एक अनुरोध है कि कृपया दिखा दीजिए कि आप इनके जरखरीद गुलाम नहीं हैं, इन्हें हटाइए वहाँ से, नामो निशान ख़त्म कर दीजिए कांग्रेस का उत्तर प्रदेश से। अमेठी से तो देख ही लीजिए, वो खुद ही भागे हुए हैं। अब रायबरेली सीट चाहिए उन्हें, क्या करेंगे? सोचिए, सोचने का समय अभी है। और वैसे भी बात हो रही थी अरविंद जी की, एक जस्टिस बीएन खरे जी हैं, मैंने उनका भी ट्विटर लगाया है, देखिए ट्वीट लगाया है। उनका कहना था अगर पैसा न हो तो न्याय के लिए अदालत की तरफ देखना गुनाह है। और काका हाथरसी क्या कहते हैं? काका हाथरसी कहते हैं कि कूटनीति मंथन करी प्राप्त हुआ यह ज्ञान और लोहे से लोहा कटे यह सिद्धांत प्रमाण। कूटनीति मंथन करी प्राप्त हुआ यह ज्ञान और लोहे से लोहा कटे यह सिद्धांत प्रमाण। मैं कहता हूँ काँप रहा है क्यों रिश्वत लेकर, मैं कहता हूँ काँप रहा है क्यों रिश्वत लेकर, अरे रिश्वत पकड़ी जाए छूट जा रिश्वत देकर। अरविंद जी हमारे बाहर आ गए, अब वो चुनावी सभा कर रहे हैं। उनकी पहली सभा में जो उन्होंने कहा, देखिए उसका भी मैंने ऊपर लगा दिया है कि ईडी या पुलिस वालों ने कहा, देखिए मैंने पहले ही कहा था सत्य के प्रणेता हैं ये अरविंद केजरीवाल जी, पूर्णतया सत्य के। कैसे? आप देखिए, उन्होंने कहा कि ईडी और पुलिस ने जो कहा कि आप बीजेपी में ज्वाइन हो जाइए, हम सारे केस वापस ले लेंगे। बीजेपी वालों को इनसे क्या मिलेगा, पद तो कोई है ही नहीं इसके पास। खैर, अब जो कहा, बोले मैंने कहा मुझे जीवन भर जेल में रख लो, लेकिन मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, कभी बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। मैं आप सबका बेटा हूं, मैं दिल्ली का बेटा हूं। अरे यार कंफर्म कर लो किसका बेटा हो, पापा घर में पटक के मारे ना तुमको गिराए के। पापा का नाम क्या है पता नहीं है क्या? मैं सबका बेटा हूं।
चलो भाई, सबके बेटे हैं ये, दिल्ली के बेटे हैं ये, खैर ये इनका अपना यार पर्सनल मामला है, जिसके भी बेटे हैं। मुफ्त बिजली पानी ये आपको देते रहेंगे, चाहे ये जेल में रहे, जेल में रह करके भी ये मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी से इस तरीके से जुड़े हुए, जैसे फेविकोल का जोड़ दिखाते हैं ना ऐड में, फेविकोल का जोड़ ऐसे चिपका हुआ पट्टा, ये छोड़ेगा नहीं, क्योंकि पता है कुर्सी छोड़ दी तो फिर है कोई और लपक लेगा, और कोई और लपक लेगा तो इनका क्या होगा। खैर अब देखिए इनका जो अंतिम सेंटेंस था उसका, ये बग्गा जी ने, तेजेंद्र बग्गा जी ने ट्वीट डाला था, मेरे जेल जाने का बदला दिल्ली की जनता लेगी। काहे भैया, ठेका लिया है दिल्ली की जनता ने तुम्हारा बदला। एक कहानी याद आ गई, महर्षि वाल्मीकि लोग बताते हैं जैसा कि वो पहले डाकू थे, ठीक है, मुझे भी नहीं पता है, मैं को उस युग में थोड़ा पैदा हुआ था। तो उनसे एक ऋषि मिले, उन्होंने कहा जाके अपने घर वालों से पूछना कि जो तुम पाप कर रहे हो इसमें पाप के वो सारे के लोग सारे सहभागी होंगे। वो घर आए, उन्होंने सबसे पूछा, पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, भाई से पूछा, सबसे पूछा कि भाई ये जो सब गलत काम करके पैसा ला रहा हूँ तो तुम लोग भी सब लोग खा रहे हो, तो ऐसा है कि क्या तुम लोग हमारे पाप के भागीदार बनोगे। तो सब ने मना कर दिया। अब बड़ा समंजस में वो कि यार ये क्या है, खा सब रहे हैं और पाप जो है हम ही का अकेले झेलना है। तो जो चोरी करेगा, जो गलत काम करेगा, दंड उसे भुगतना होगा। तुम चोरी से पैसा लाके चाहे सीरा पे लुटाओ चाहे मुन्नी पे, इसका ठेका सीरा मुन्नी ने थोड़े लिया है कि तुम पैसा कहाँ से ला रहे हो। अब इस संदर्भ में इसने जब भाषण दिया, सत्यवादी ने पहला भाषण दिया, देखिए मैं उन दोनों की लोगों की फोटो लगाऊंगा। इसने कहा कि ये वोट जो मोदी मांग रहा है ये अपने लिए नहीं मांग रहा है ना, क्योंकि ये 25 में 75 साल का हो जाएगा मोदी और ये रिटायर हो जाएगा। पहली बात तो भाषा से, भाषा के लिए अगर आपको सुनना है ऐसी भाषा तो रवीश कुमार को सुनिए ना। उन्होंने तो कई जगह पर भाई ना आईपीसी की चिंता की, ना सीआरपीसी की चिंता की, ना पीएमएलए में क्या है, ना इसको मेरिट पे रखा, इसको पैरोल पे जमानत मिल गई। ऐसी जमानत लेकर के तो यार किसान भी कहेगा उसको 6 महीने बाद फसल बोनी है, तो मिलाड हमको भी छोड़ दीजिए। और जब इनको छोड़ दिया गया तो शिबू सोरेन के लाड़ुंडे ने, हेमंत सोरेन, उसने क्या गलती की बेचारे ने, वो भी तो मुख्यमंत्री है झारखंड का, चुनाव प्रचार उसको भी तो करना है अपने प्रदेश में, उसको काहे नहीं छोड़ा। अगर मेरिट ही नहीं है तो जब इनको छोड़ सकते हो 21 दिन के लिए तो 20-21 दिन के लिए उसको भी छोड़ दो। अब ऐसे भी तो यार परचून वाला भी बोलेगा साहब हमको रोज दुकान सवेरे खोलनी होती है तो हमको सवेरे सवेरे रोज छोड़ना पड़ेगा मिलाड। अब माननी जी क्या सोचते हैं, माननी जी क्या कहते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। 5 करोड़ केस लंबित हैं, 5 करोड़ इसी सुप्रीम कोर्ट में, और उन माननीयों के पास उन पर नजर डालने के लिए समय नहीं है। पता नहीं कितना जेल में व्यक्ति जो काट रहा है उसकी आधी से अधिक सजा हो सकता है, उसने सजा के दिन आधे से ज़्यादा काट डाले हों जेल में ही, उन पर माननीयों की नज़र नहीं है। लेकिन माननीयों के पास इन जैसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जो छठी औलादें हैं उनके लिए समय भी है और उस पर उनको मेरिट भी नहीं देखनी है। मेरिट क्यों देखनी, अरे 20-21 दिन में क्या हो जाएगा, जाने दो यार, मुख्यमंत्री है कहीं का, कर लेने दो प्रचार, फिर आ जाएगा। ये नजीर बहुत गलत पेश होगी, बहुत गलत नजीर पेश होगी। ये क्या आपको उचित लगता है? और ये आके सत्यवादी जो सत्य के बड़े बड़े भाषण दे रहा है, इसके भाषणों की पहली इसने क्या कहा, अमित शाह के लिए वोट मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी ने 2014 में कहा था जो 75 वर्ष का हो जाएगा उसको हम राजनीति से संन्यास दिलवा देंगे। कई उदाहरण दिए, उसमें 2 उदाहरण क्या थे, लीजिए देखिए। लालकृष्ण आडवाणी जी,
उनकी आयु उस समय देखिए कितनी है, 96 वर्ष। यानी जब 2014 था तो वो कितने वर्ष के थे? 86 वर्ष के। 86 वर्ष के थे ना, तो उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए उनके हितैषी होंगे, इसलिए उनको सलाह दी गई होगी ना। 75 और 86 में, 75 एंड 86, देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ द थिंग्स। तुम क्या बता रहे हो कि 75 के हो जाए? योगी को आते आते हटा देंगे। दूसरे, अब जब ये मोदी अगर आया तो क्या है? मोदी तुम्हारी गली का खेलने वाला लौंडा है क्या जिसको आया तो? प्रधानमंत्री हैं देश के, कम से कम भाषा का तो ध्यान रखो भाई। अगर वो आएंगे तो वो योगी को भी पी जाएंगे, हटा देंगे। और ये उनका आंतरिक मामला है, और ये कहीं नहीं है कि मोदी जी आगे नहीं करेंगे। आप नोट कर लीजिए, 24 छोड़ दो, 2033 का भी चुनाव मोदी जी के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। 33 तक की गारंटी तो हमसे ले लो, ठीक है? तुम्हारी सत्यवादिता हमें पता चल जाएगी। और भगवंत मान क्या कह रहे हैं कि मैं ये दिन देखने के लिए ही था। कितने दिन हैं तुम्हारे पास और सीटें कितनी हैं? 7 दिल्ली, 13 पंजाब और 10 हरियाणा, कुल मिला के 30 सीटों में अगर तुम मान लो 300 सीट ले आए, सरकार बना लोगे? बन गई सरकार तुम्हारी। हाँ, इनके आने से एक चीज़ जरूर हो गई है कि जो मुझे लगा कि अब करीब 250 सीटों का चुनाव बाकी है। अब इन 250 सीटों में बीजेपी को कम से कम 150 से 170 सीटें आसानी से मिलनी चाहिए, तो इनकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी कि इनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को 200 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। ये सत्य वचन है कि बचे हुए 4 चरणों के चुनाव में भाजपा को 200 से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। ये मैं भी मानता हूँ। इनके इस कथन से बिल्कुल मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि अब भाजपा को बचे हुए 4 चरणों के चुनाव में 200 से अधिक सीट नहीं मिलेंगी, चाहे कुछ भी कर लें। बाकी आप समझदार हैं। और ये 30 सीट लेकर के इंडी गठबंधन की सरकार बना लेंगे। जैसे पिछली बार दिल्ली में 7 सीटें जीते थे आप, दिल्ली में 6 सीट तो कम से कम कन्फर्म है, हरियाणा में भी 6 से 7 और पंजाब में कम से कम 4 से 5 बीजेपी की। अब झुंझुना बजाते रहिएगा, 1 जून के बाद तो फिर अंदर चले जाओगे। 1 जून तक जितना झूठ बोलना है अरविंद जी बोल लो। देश की जनता आपको अच्छी तरीके से समझती है, जानती है, पहचानती है। और दारू में पानी मिलाना, एक तुम्हारा प्रशंसक वहाँ बनारस में चिल्ला रहा था कि दारू में पानी मिलाने के लिए तो हो गए हैं। दारू में चाहे देसी दारू हो उसमें भी पानी मिलाया जाता है, अंग्रेजी दारू हो उसमें भी पानी मिलाया जाता है। अब तुम किस लिए गए हो? मनी ट्रेल कैसे नहीं मिली है? बिना मनी ट्रेल के अंदर हैं आप। ऐसे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के 6ठी औलाद को भाई नमन है। और इनका मित्र रवीश कुमार तो वास्तविकता में बिल्कुल ऐसा मुस्कुराता है यार, कसम से। जब अरविंद केजरीवाल का वो वीडियो बना रहा था मैंने देखा, ऐसा, अगर ये क्या कहें, ऐसा मुस्कुराहट उसके चेहरे पर है कि बस अब समझ लो यार, जैसी समझना हो सबको आपको। केजरीवाल जी पर विशेष नज़र रहेगी, उनके भाषणों पर चर्चा होती रहेगी। और एक बात और, अगर केजरीवाल को जमानत दी गई है तो हेमंत सोरेन को भी दी जानी चाहिए, क्योंकि हेमंत सोरेन भी ईडी के ही थ्रू आए हैं। मामला तो दोनों का ईडी के ही कारण है। तो अगर उधर जमानत मिल रही है तो इनके यार मनीष सिसोदिया वगैरह भी जमानत दे देना चाहिए था। खैर चलो, अब माननीय लोग सोचेंगे, माननीयों के खिलाफ बोलना, पता चला कि वहाँ पोपो सुझाए दें हमारी है। नहीं, हम माननीयों कुछ नहीं कह रहे हैं। माननीय लोग जो कुछ कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, बहुत सही जा रहे हैं। देश में एक अच्छी नज़ीर पेश की गई है कि अब कोई भी व्यक्ति अपने किसी दैनिक कार्य के लिए भी पैरोल मांग सकता है कि साहब हमें दूध बेचना है सवेरे 6 बज के, 4 से 6 बेचने जाऊंगा, इतनी देर के लिए हमें पैरोल डेली चाहिए, और माननीय देंगे। राहुल गांधी की और प्रधानमंत्री की एक डिबेट होनी चाहिए। तो प्रातः स्मरणीय अजीत भारती जी है, उन्होंने एक ट्वीट किया,
वो देखिए ऊपर लिखा हुआ लगा हुआ है, छिपकली अगर तैरना सीख जाए तो दुनिया उसको मगरमच्छ नहीं कहने लगेगी। डिबेट समकक्ष लोगों के साथ होती है। समकक्ष, अब आप कहेंगे कि समकक्ष एमपी, वो भी है एमपी, प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री हैं। तुम वास्तविकता में, तुम्हारे पास तो पूरा विपक्ष का एक दल भी नहीं है। तुम विपक्ष के लायक जितनी सीटें होनी चाहिए तुम्हारे पास उतनी भी नहीं है। तुम्हें विपक्ष का एक चेहरा दे दिया गया है, अदरवाइज तुम्हारी हैसियत जो है प्रधानमंत्री के सामने वैसी ही है जैसी साइकिल के सामने एक बुलडोजर की होती है। और डिबेट यार ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहते। डिबेट प्रधानमंत्री से क्या करोगे यार, उनके किसी स्पोक्स पर्सन से कर लो। 10 मिनट 15 मिनट में तो तुम्हारे पसीने, मैं जिनको पिछले 5-7 साल से फॉलो कर रहा हूँ, शहजाद पूनावाला जो भी कुछ समय हुआ है उनको बीजेपी में आए हुए, तुम शहजाद पूनावाला से ही डिबेट कर लो, तुम्हारे हाथ पैर किडनी और घुटना पिंडली सब कांपने लगेंगी। प्रधानमंत्री तक तो तब जाना जब उनके किसी एक स्पोक्स पर्सन को तुम 15 मिनट झेल सको। हाँ, नुकसान राहुल गांधी का बहुत बड़ा हुआ है, इस बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि पूरे हिंदुस्तान के जो विपक्ष के लोग हैं उनमें एकमात्र चेहरा ऐसा था राहुल गांधी जो हिंदी बोल सकता था, और कोई भी व्यक्ति नहीं है। तेजस्वी बिहारी बोल रहे, बहुत बड़ा काम है। बाकी के नेता जो साउथ के हैं वो अपने में है, महाराष्ट्र में कोई है नहीं। उद्धव क्या कर लेंगे अकेले, एक अकेला आदमी क्या कर लेगा, वहाँ भी कोई नहीं है। बाकी कहीं कोई है नहीं। नीतीश अपने पास हैं, बचा कौन, राहुल। तो अभी तक जो लड़ाई चल रही थी वो चल रही थी मोदी वर्सेस राहुल, बढ़िया था। केजरीवाल के आने से राहुल की अहमियत कम होगी, और ये राहुल गांधी समझते हैं और ये कांग्रेस भी समझती है। तभी शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने केजरीवाल के आने पर उनका कोई सम्मान उम्मान कुछ कहीं दिखे नहीं है दाएं बाएं में, है ना। देखिए वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। बाकी सत्यनारायण जी, जो सत्यनारायण कह रहे हैं पित्रोदा को 14 जो है उसको छोड़िए, लेकिन ये सत्यवादी जो आए हैं जेल से पैरोल पे छूटकर, इनकी चर्चा भी होती रहेगी, क्योंकि 1 जून तक जब तक ये बाहर है तब तक तो इनकी चर्चा होनी आवश्यक भी है। फिर तो ये खुद ही चर्चा का विषय हो जाएंगे। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।